हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल स्कॉलर। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। तो बेसिकली ये टर्म किस लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब हम लोग ये टर्म क्यों पढ़ेंगे। ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म आता है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, और फार्माकोकाइनेटिक्स जानने के लिए आप लोगों को ये दो टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टर्म है इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन में एक्चुअली जा रहा है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी एग्ज़ाम में ये 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं। ओके, तो इसका सही कॉन्सेप्ट समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो का एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इधर क्या बोला गया है, बायोअवेलेबिलिटी होता क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे बायोअवेलेबिलिटी एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायो इक्विवेलेंस। तो बेसिकली बायोअवेलेबिलिटी में बोला गया है डेफिनेशन में, बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, तो अगर आप लोग कभी भी पैरासीटामोल तो लिए होंगे, तो पैरासीटामोल 500 में मार्केट में अवेलेबल है। तो 500 लेने के बाद पूरा का पूरा 500 तो हम लोगों का ब्लड में नहीं जाता, क्योंकि ओरली लेने के बाद तो उससे थोड़ा बहुत कम जाएगा, मतलब 300 mg या 200 mg जाएगा। तो जितना अमाउंट एक्चुअल में, जितना अमाउंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, तो उसी अमाउंट को बोला जाता है उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी। ओके, तो इधर यही बोला गया है, किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद जितना अमाउंट, उस ड्रग का जितना अमाउंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा अनचेंज फॉर्म होके, मतलब जैसे लिया था ऐसे ही फॉर्म में जाएगा, तो उसी को बोला जाता है उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी। तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इधर बोला गया है, जैसे इधर इंटेस्टाइन, तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कैसे एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा कहाँ पर, ड्रग लीवर में, और लीवर के जाने के बाद वो जाएगा कहाँ, हेपाटिक वेन के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। मतलब ओरली किसी ड्रग को लेने के बाद, ओरली टैबलेट या कैप्सूल या पाउडर फॉर्म जो भी ले, डोसेस फॉर्म, तो ओरली लेने के बाद वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा या स्टोमक से एब्जॉर्ब होगा। होने के बाद वो पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा कहाँ, लीवर में। लीवर में जाके उधर फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद हेपाटिक वेन के थ्रू जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना अमाउंट, जितने जितने अमाउंट में हम लोग ड्रग लिए थे बॉडी में, उसका कितना अमाउंट एक्चुअली में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मतलब पहुंच रहा है, उसी अमाउंट को बोला जाता है बायोअवेलेबिलिटी। तो इधर बेसिकली क्या होता है, लीवर में एंजाइम रहता है, हम लोग जानते हैं लीवर में कुछ एंजाइम रहता है। जो एंजाइम क्या करता है, जो ड्रग लेने के बाद वो क्या करेगा, उस ड्रग को ब्रेक डाउन करेगा और मेटाबोलाइट फॉर्म करेगा। तो ये तो मतलब अगर हम लोग 100% ड्रग लिए, ओके, तो 100% एब्जॉर्ब होने के बाद तो इधर जाके कुछ ड्रग को क्या करेगा, वो एंजाइम ब्रेक डाउन कर देगा। मतलब ऐसे कुछ मान लीजिए एग्जाम्पल के तो 70% ड्रग को ब्रेक डाउन करके मेटाबोलाइट ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, और जो 30% बचा हुआ था वो जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तभी उस ड्रग का, तो हम लोग बोला जाए इससे कि उस ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी है क्या, 30%। ओके, इसी को बोला जाता है बेसिकली बायोअवेलेबिलिटी। अभी हम लोग जो समझे उधर ही इधर पॉइंट बेसिस पे लिखा गया है फ्लो चार्ट में, आप लोग देखिए। व्हेन वी एडमिनिस्टर ड्रग ओरली एब्जॉर्ब्ड इनटू पोर्टल वेन, ओके, फिर रीचेस द लीवर में जाने के बाद एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करेगा किसी पार्ट को। तो इधर बोला गया सम ऑफ ड्रग मे बी मेटाबोलाइज्ड, जिसको बोला जाता है फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, और जो रेस्ट बचा हुआ जितने सारे ड्रग है वो कहाँ जाएगा, रेस्ट ऑफ द ड्रग रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये जो बचा हुआ जो ड्रग्स था वो जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसी अमाउंट को बोला जाता है उस ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, फिर इधर बोला गया है एब्जॉर्प्शन एंड फास्ट पास मेटाबॉलिज्म आर टू इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। मतलब बायोअवेलेबिलिटी को डिटर्मिनेंट करने के लिए दो फैक्टर है, एक है एब्जॉर्प्शन और एक है फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब एक इधर क्या बोला गया, इसको इधर हम लोग समझेंगे। जैसे आईवी, अगर किसी ड्रग को हम लोग इंजेक्शन के थ्रू ले, मतलब आईवी के थ्रू ले, तब तो उसको इंटेस्टाइन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और फिर उसको लीवर में भी जाने का ज़रूरत नहीं। तो डायरेक्ट वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे ही वो क्या होगा, इंजेक्ट किया जा रहा है। तो उसका बायोअवेलेबिलिटी 100%, क्योंकि उसको फास्ट पास मेटाबॉलिज्म क्रॉस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए वही बोला गया आईवी एडमिनिस्टर्ड ड्रग बायोअवेलेबिलिटी 100%, बट
ओरल एडमिनिस्टर्ड ड्रग बायोअवेलेबिलिटी लेस। क्यों लेस होता है? ओरल का मतलब ओरल थ्रू टैबलेट या कैप्सूल को लेने के बाद उसका बायोअवेलेबिलिटी आईवी से क्यों कम होता है? इसका 2 पॉइंट है। एक है द ड्रग मे बी इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब, मतलब अगर ड्रग का कुछ पार्ट अगर पूरा का पूरा जितने 500 हम लोग लिए थे लेने के बाद पूरा का पूरा 500 एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो इस कारण से भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूरा का पूरा नहीं जा सकता है। और एक कारण है द एब्जॉर्ब ड्रग में अंडरगो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो पहले हम लोग बोले थे फास्ट पास मेटाबॉलिज्म में कुछ एंजाइम जो लीवर में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ड्रग का कुछ पार्ट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करके उसको मेटाबोलाइट में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो इस 2 कारण के वजह से क्या पूरा का पूरा अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच सकता है। तो इसीलिए इसका बायोअवेलेबिलिटी थोड़ा कम है आईवी से, क्योंकि आईवी में तो डायरेक्ट हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका बायोअवेलेबिलिटी 100%, बट ओरल एडमिनिस्ट्रेट का बायोअवेलेबिलिटी इस 2 कारण से थोड़ा कम होते हैं। ओके, ऐसे कुछ ड्रग्स है जिसका फास्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है। तो इसके लिए क्या क्या है, ये बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में मतलब पूछ लेते हैं। जैसे बोला जाता है कुछ हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग का एग्जांपल दो। ओके, ऐसे मतलब 1 मार्क्स में इसको पूछ लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ मिमोनिक्स देखेंगे। मिमोनिक्स में बोला गया है नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, मतलब इस ड्रग को याद करने के लिए आपको अगर ए आपको याद रहेगा तो इस ड्रग का पूरा लिस्ट आपको याद रहेगा एग्जाम की हॉल में। ओके, तो इधर मिमोनिक्स में बोला गया नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। तो नाइट्रेट्स के लिए नाइट्रेट्स, ओके, जैसे नाइट्रेट्स हो गए, हैव का एज लेके ये हाइड्रोकॉर्टिसोन, लार्ज का एल लेके लिग्नोकेन, एंड प्री का पी लेके प्रोपानोल, एंड सिस्टमिक का एस लेके सल्ब्यूटामोल, एंड मेटाबॉलिज्म का एम लेके मॉर्फिन। तो ये जितने सारे ड्रग है इसका मेटाबॉलिज्म क्या हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है। तो इसको ओरली लेने के बाद ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसका बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होगा, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म हाई पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, इसलिए इसको आईवी में लेने से बहुत अच्छा होगा। ओके, फिर जो इधर बोला गया है बायोअवेलेबिलिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो इधर बोला गया बायोअवेलेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग एयूसी। एयूसी मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। तो अगर हम लोग तीनों फॉर्मुलेशन का ड्रग ले, जैसे इधर बोला गया है फॉर्मुलेशन ए, फॉर्मुलेशन बी एंड फॉर्मुलेशन सी, तो तीनों फॉर्मुलेशन का ड्रग ले जिसका अमाउंट भी सेम है और जिसका डोज भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो उसके बाद उसका हम लोग क्या क्या बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इधर ग्राफ में बोला गया इधर है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, इधर है टाइम। ओके, तो फॉर्मुलेशन ए का जो ड्रग है उसका ग्राफ देखिए, जो इधर है थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये टाइम के बेसिस पे मतलब कम टाइम पे बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जा रहा है ग्राफ को देख के। फिर बी जो है वो टाइम के बेसिस पे बहुत स्लोली एब्जॉर्ब हो रहा है, बट जो सी ड्रग है इस दोनों का बीच में थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होगा। तो इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। इधर बोला गया है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व depicting the viability difference between 3 formulation of drug containing the same amount। मतलब ये जो फॉर्मुलेशन 3 है, 3 फॉर्मुलेशन का जो अमाउंट है सेम है, मतलब हर मतलब फॉर्मुलेशन का अगर मान लीजिए 500 mg है। ओके, फॉर्मुलेशन का अमाउंट जो 500 mg है, तो इस फॉर्मुलेशन को अगर हम लोग डिफरेंट रूट के तरह ले, मतलब अगर किसी फॉर्मुलेशन को आईवी के रूट पे ले और किसी फॉर्मुलेशन का टैबलेट के थ्रू ले और किसी फॉर्मुलेशन का ऐसे सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू ले, तो उसके टाइम बायोअवेलेबिलिटी किसका कंपेयर करेंगे। इधर बोला गया फॉर्मुलेशन ए जो था इसका बोला गया दिस इज एब्जॉर्ब्ड क्विकली। इधर देखिए एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, कम टाइम पे एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छा हो रहा है। दिस इज एब्जॉर्ब्ड क्विकली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड वर्क्स इफेक्टिवली। एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छा होगा तो वर्क भी बहुत अच्छा होगा, एंड इट अचीव द डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट आफ्टर 1 डोज। मतलब एक ही डोज लेने के बाद ही थेराप्यूटिक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिजायर्ड मतलब ये कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जो फॉर्मुलेशन बी है इधर बोला गया दिस इज एब्जॉर्ब मोर स्लोली देन ए, मैंने ए से लेके बी बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से देखिए आप लोग ग्राफ में ये बहुत मतलब स्लोली एब्जॉर्ब हो रहा है। एंड द स्लो एब्जॉर्प्शन मीन्स इट माइट नॉट वर्क क्विकली आफ्टर ए सिंगल डोज। मतलब सिंगल डोज लेने के बाद ये क्या होगा, इसका वर्क क्योंकि स्लोली एब्जॉर्ब होगा तो वर्क भी बहुत कम होगा ए फॉर्मुलेशन से कंपेयर करें। फिर जो सी फॉर्मुलेशन है इधर क्या बोला गया, सी फॉर्मुलेशन में अगर देखिए अगर हम लोग ग्राफ जो देखेंगे इधर में देखिए दिस इज एब्जॉर्ब टू ए लेजर एक्सटेंट्स ओवरऑल मीनिंग लेस ऑफ द ड्रग एंटर द ब्लड स्ट्रीम। मतलब ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम में ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है।
ओके, क्योंकि थेराप्यूटिक इफेक्ट तक नहीं पहुंच रहा है ग्राफ, एंड एज ए रिजल्ट लोअर बायबिलिटी एंड मे नॉट बी एज इफेक्टिव। मतलब इसका जो सी फॉर्मुलेशन का जो ड्रग था इसका बायबिलिटी बहुत कम है क्योंकि थेराप्यूटिक इफेक्ट तक ये नहीं पहुंच रहा है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट जो टर्म था वो है बायो इक्विवेलेंस। तो बेसिकली बायो इक्विवेलेंस क्या होता है? बायो इक्विवेलेंस मतलब अगर एक ही वर्ड में या एक ही टर्म में हम लोग समझे तो इधर बोला गया बायो इक्विवेलेंस मतलब बायोलॉजिकली इक्वल। तो इसको हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोला गया? इफ द डिफरेंस इन द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दिस टू प्रिपरेशन इज लेस देन 20%, दीज आर नोन टू बी बायो इक्विवेलेंट। मतलब क्या है? मतलब इधर बोला, अगर एग्जाम्पल देखिए, फेनोटॉइन जो किसका दवाई है? फेनोटॉइन बेसिकली एंटी एपिलेप्टिक्स का। तो अगर इधर दो टैबलेट लिया जाए, टैबलेट डिल्टनिन एंड टैबलेट एप्टॉइन, ओके, इसका जो मतलब डोज है 100 mg, इसका भी डोज है 100 mg, बट ये दो बनाया किसने? दो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर ने। ओके, अगर ये बनाए एक कंपनी ने और एक बनाए दूसरे कंपनी ने, तो लेकिन इसका जो डोज है, इसका जो प्रिपरेशन है, इसका जो डोसेज फॉर्म, सब कुछ सेम है। तो बायो इक्विवेलेंस किसको कहा जाता है? अगर किसी प्रोडक्ट का मतलब दो प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका डोज और उसका डोसेज फ्रॉम या उसका ड्रग भी सेम होने के बाद बट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हो, तब उस दोनों का अगर टेस्ट किया जाए, टेस्ट करने के बाद उसका बायोअवेलेबिलिटी, दोनों ड्रग का बीच में जो बायोअवेलेबिलिटी अगर लेस देन 20% हो, तो दो ड्रग को बोला जाता है बायो इक्विवेलेंट ड्रग, मतलब बायोलॉजिकली इक्वल। ओके, तो फिर इधर एग्जाम्पल में यही बोला गया। फेनोटॉइन तो एक मतलब जेनेरिक नेम है, तो फेनोटॉइन का जो ब्रांड नेम है टैबलेट डिलंटिन एंड टैबलेट एप्टॉइन। तो इसका भी जो मतलब ड्रग है सेम है, फेनोटॉइन, इसमें भी फेनोटॉइन है, इसमें भी फेनोटॉइन। सेम डोज है इसका 100 mg, ये भी 100 mg, और सेम डोसेस फॉर्म, ये भी टैबलेट फॉर्म में है, ये भी टैबलेट फॉर्म में है। लेकिन बट ये दो बनाए हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चर, मतलब ये बनाए एक कंपनी ने और ये बनाए एक कंपनी ने। तो अगर इस दोनों का बीच में बायो अवेलेबिलिटी का मतलब एक्सपेरिमेंट करें, बायो अवेलेबिलिटी चेक करें, अगर इस दोनों का बीच में बायो अवेलेबिलिटी 20% से कम हो, तो उसको बोला जाता है ए टैबलेट इस टैबलेट का मतलब बायो इक्विवेलेंट है, बायोलॉजिकली इक्वल है। तो इसी को बोला जाता है बेसिकली बायो इक्विवेलेंट। और ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी बहुत बार एक सेमिस्टर एग्जाम में बायोबिलिटी क्या होता है, बायोबिलिटी आईवी रूट का 100% क्यों है और ओरल रूट का क्यों कम है, ऐसे भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं मतलब सेमिस्टर एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।